हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने क्या कहते हैं कि पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिटीजनशिप क्या होता है। फिर जब वहां पे हमने सिटीजनशिप पढ़ा था तो उसमें हमने सिटीजनशिप के डेफिनेशन में देखा था कि जो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, क्या लिखा था? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी लिखा था ना। क्या लिखा था? सिटीजनशिप का मतलब क्या बताया था? जब हम बात कर रहे थे कि सिटीजनशिप क्या होता है तब हमने बात किया सिटीजनशिप मतलब होता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, यही बताया था। फिर हम इसका मतलब भी समझ रहे थे ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। फिर हमने कुछ हद तक क्या कहते हैं कि ये समझने की कोशिश की कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप क्या होता है। तो उसमें हमने ये समझा था फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में क्या होता है। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में क्या होता है कि जितने भी पर्सन होते हैं वो कोई भी व्यक्ति होगा, उसको क्या कहते हैं कि हर जगह पे जाने का अधिकार है, यानी कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, तो क्या लिखा था उसमें? क्या कहते हैं कि इक्वल, ना, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी होती है लोगों की। वो कहीं पर भी घूम टहल सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी दुनिया की मतलब अपने देश के किसी भी कोने में जा करके वो रह सकते हैं। उनको इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी थी क्या करने की? टू लिव, स्टडी और वर्क। उनको मतलब कोई भी पर्सन हो उसको कहीं पर भी जाने का अधिकार था। इसका मतलब ये होता है वो अपने देश में कहीं भी देश के किसी भी कोने में रह सकता है। उसको उसका उतना ही रहने का अधिकार है, उसको उतना ही पढ़ने का अधिकार है जितना किसी भी अमीर व्यक्ति को या जितना भी किसी गरीब को। तो हर एक को इतना ही अधिकार है। फिर अभी जो आज का जो अभी हमारा जो टॉपिक है, अभी जो नया टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स ये बताते हैं, इक्वल राइट्स ये बताते हैं कि कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप सबको इक्वलिटी देती है। फुल एंड, हाँ, ये बताता है कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप मीन दैट ऑल सिटीजन, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको क्या कहते हैं कि कुछ बेसिक राइट्स मिलेंगे। यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब ये भी होता है कि सभी पर्सन को इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी पर्सन को इक्वल राइट्स मिलेंगे। और कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी जो स्टेट्स के द्वारा दिया जाएगा, वो कहीं पर भी हो। एक एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं अर्बन पुअर। अर्बन पुअर मतलब जो शहर में जो शहरी इलाकों में जो पुअर लोग हैं उनकी बात करें। तो यहाँ पे क्या होता है, सरकार को बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ सरकार के पास में देखो डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर इन टाउन, इन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। यहाँ एक प्रॉब्लम है जो सरकार के सामने है कि क्या कहते हैं कि शहरों में बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठीक है। देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्लम, स्लम में रहने वाले लोग, स्लम मतलब होता है झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। एंड स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई उनकी, वो उनकी जमीन नहीं हो लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कब्जा जमा लेते हैं, उसके ऊपर रहने लगते हैं, ठीक है। उसके ऊपर रहने लगते हैं तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे रहने लगते हैं लोग, जो खाली स्थान होता है वहां पे वो लोग रहने लगते हैं। तो जो स्लम पे लगते हैं झुग्गी पे रहने वाले, जो सड़क वालक के किनारे या पार्क में स्थान खाली होता है वहां पे लोग रहने लगते हैं कहीं पर भी। तो स्क्वाटर ये हर जगह पे है, हमारे हर सिटी में है। ऑल्दो दे मे बी टू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क, काफी ये लोग काम भी करते हैं, ठीक है, सस्ते दामों पे भी काम करते हैं। दे आर ऑफन व्यूड एज अनवेलकम विजिटर। लोग इनको क्या कहते हैं कि सही तरीके से नहीं देखते इनको। लोगों को लगता है कि इनके आने से बीमारी बढ़ गई है, लोगों के आने से, इनके आने से पॉपुलेशन को बड़ी परेशानी बढ़ जाती है, ऐसा। हाँ, ठीक है। दे मे बी ब्लेम्ड फॉर द स्ट्रेनिंग रिसोर्सेज, मतलब कि ये रिसोर्सेज पे क्या कहते हैं कि जो सिटी के रिसोर्सेज होते हैं उस पे क्या कहते हैं कि इनको ये मतलब कि गलत तरीके से इनको देखा जाता है। और इनको बोला जाता है कि यही लोग क्राइम फैलाने वाले लोग हैं, यही लोग डिसीज फैलाने वाले लोग हैं। लोग इन्हीं को देखते हैं इन इस नजरिए से कि क्राइम कौन करता है? ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ये जो सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं, यही क्राइम करने वाले लोग हैं। और यही क्या कहते हैं क्या करने वाले हैं? यही डिसीज फैलाते हैं। लोग ऐसे नजरिए से देखते हैं। द कंडीशन इन द स्लम्स आर वेरी सॉफ्ट। तो ये जो कंडीशन है स्लम में, ये बाकी बहुत ही बुरी होती है। मेनी पीपल में क्रैम्ड इनटू स्मॉल रूम, कभी क्या होता है कि एक छोटे से रूम में बहुत सारे, कभी लोग 10-10 लोग रहते हैं। इवन प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट टॉयलेट नहीं होता है, हाँ, पानी की सुविधा नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर इनसिक्योर इन स्लम। स्लम में चाहे लाइफ हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, दोनों ही क्या होती है? इनसिक्योर होती है। जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, ये क्या कहते हैं कि लेकिन फिर भी भले ही ये लोग इतनी दिक्कत का सामना उठाते हैं लेकिन फिर भी इनका क्या कहते हैं इकोनॉमी में काफी ज्यादा रोल होता है, इनका इकोनॉमी में काफी ज्यादा रोल होता है।
थ्रू द लेबर। ये इकोनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं, जो स्लम डवेलर्स हैं, स्लम डवेलर्स इकोनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ये अपने लेबर के थ्रू, अपने परिश्रम के थ्रू, लेबर का मतलब है परिश्रम, अपने लेबर के थ्रू ये लोग क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं, हाँ, ये अपने लेबर के थ्रू लोगों की, मतलब कि क्या कहते हैं कि इकोनॉमी की सहायता करते हैं या इकोनॉमी को डेवलप करने में सहायता करते हैं। ठीक है। कभी कभी ये क्या होते हैं, हॉकर्स की तरह काम करते हैं। हॉकर मतलब होता है फेरी वाले जो आते रहते हैं। कभी कभी ये ट्रेडर्स की तरह काम करते हैं। पेटी ट्रेडर्स मतलब होता है छोटे मोटे ट्रेडर। कभी कभी ये स्कैवेंजर्स, वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि सीवर्स को साफ करते हैं। और कभी कभी ये डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह हमारे यहाँ खाना बनाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, ये सब। कभी कभी ये प्लम्बर की तरह काम करते हैं, मैकेनिक्स की तरह भी काम करते हैं। इनके छोटे मोटे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो ये एक प्रकार से क्या कहते हैं कि ये जो स्लम डवेलपर्स होते हैं इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं। स्लम डेवलप जो होता है वो इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस सच एज केन वेविंग, हाँ, केन वीविंग या टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ये सब भी छोटे मोटे बिजनेस ये लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो जो केन वीविंग और क्या कहते हैं कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग या टेलरिंग, ये सब भी स्लम में होते हैं। तो इसकी वजह से देखो क्या, इसकी वजह से देखो इन दोनों की वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। ठीक है। द सिटी प्रोबेबली स्पेंड्स रिलेटिवली लिटिल ऑन प्रोवाइडिंग स्लम dwellers विद सर्विसेज सच एज सैनिटेशन एंड वाटर। और जो सिटी होती है, स्लम स्लम dwellers को ना तो सैनिटेशन दे पाती है, ना तो वाटर दे पाती है, ना तो सैनिटेशन दे पाती है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई नहीं, क्लीन वाटर नहीं दे पाती, क्लीन वाटर नहीं दे पाती, और प्रॉपर हाउस, प्रॉपर रहने का तरीका नहीं मिल पाता, ये भी सारी चीजें। ठीक है। तो इनको ये सारी चीजें समस्याओं का उठाना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस, जैसे जब से अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे एनजीओ हो गए, गवर्नमेंट हो गए, हाँ, हाँ, एनजीओ देखो क्या लिखा हुआ है, अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ द अर्बन पुअर इज ग्रोइंग। जो अवेयरनेस है धीरे धीरे गवर्नमेंट में, एनजीओ में और अदर एजेंसीज में इनका तो, इनके बारे में लोगों को पता चल रहा है। जब इनके लोगों के बारे में पता चल रहा है तो एक नेशनल पॉलिसी लाई गई, नेशनल पॉलिसी लाई गई थी 2004 में ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वाज फ्रेम्ड इन 2004। तो देखो इसकी वजह से कि लोगों को, मतलब कि जो ये लोग होंगे, जो ये क्या कहते हैं स्लम डवेलर्स होते हैं, इनकी सहायता करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स लाया गया 2004 में, ताकि देयर आर लैक्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन बिग सिटी। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, इवन पुलिस भी परेशान करती है, अथॉरिटी भी परेशान करती है। ये लोग परेशान करते हैं किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, कि भाई तुमने यहाँ दुकान क्यों लगा लिया है, यहाँ से हटाओ, ऐसा चीजें बोलते रहते हैं कि उनको, उनसे लोगों को बल्कि पैसे वैसे भी लोग लेने लगते हैं कि भैया तुम अगर यहाँ एक महीने लगाओगे तो मुझे पैसे देना, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो इन सब की वजह से, इन सब की हैरेसमेंट की वजह से बचाने के लिए क्या लाया गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स लाया गया 2004 में, 2004 में लाया गया। द पॉलिसी was intended to provide recognition and regulation of vendors। तो रेगुलेशन, अच्छा, तो इसमें क्या कहते हैं, इस पॉलिसी ने क्या किया, उन जो वेंडर्स होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, और उनको रेगुलेट किया और उनको रिकॉग्नाइज भी किया। रिकॉग्नाइज मतलब उनको मान्यता भी प्राप्त की, उनको मान्यता भी प्राप्त की और साथ में ही मान्यता भी दिया और साथ में उनको रेगुलेट भी करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि उनको बिना हरेसमेंट के वो अपना प्रोफेशन काम कर सकते हैं। वो तब तक वो अपना प्रोफेशन में काम कर सकते हैं जब तक वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे। तब तक विदाउट हैरेसमेंट वो लोग बड़े आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ये आया था नेशनल पॉलिसी में, आया था नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है। 2004 में आया था नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर। किस लिए आया था, टू रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट द वेंडर्स। ठीक है, इतना बात समझ में आया? जो स्लम डीलर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे अवेयर होते हैं अपने राइट्स, वो भी अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो रहे हैं और वो भी अपना डिमांड, अब वो लोग भी डिमांड करने लगे हैं। स्लम डवेलपर्स भी क्या कहते हैं, अपने राइट्स को लेकर के क्या कहते हैं कि अवेयर हो रहे हैं और वो भी डिमांड करने लगे हैं। और वो कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, अपने अपने डिमांड को लेकर वो कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। इवन अ बेसिक प्रिंसिपल, हाँ, पॉलिटिकल लाइफ, इनको राइट टू वोट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट टू वोट इनको मिलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं कि अपना जगह बदलते रहते हैं, तो इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। जब किसी के पास परमानेंट एड्रेस नहीं होता तो उसको राइट टू वोट मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल राइट जैसे राइट टू वोट मे बी डिफिकल्ट फॉर डू टू एक्सरसाइज बिकॉज और इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन अ फिक्स्ड एड्रेस। जो वोटर लिस्ट में जो फिक्स्ड एड्रेस वाले लोग होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। लोग वोटर लिस्ट में किसको ऐड किया जाता है, जो लोग जिनका फिक्स्ड एड्रेस होता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि इन लोगों को राइट टू वोट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट टू वोट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग अपना एड्रेस बार बार बदलते रहते हैं। इसकी वजह से क्या कहते हैं कि इनको राइट टू वोट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया?
among other groups of the people who are becoming marginalized in society are tribal people। तो देखो, एक तो हो गया स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स को क्या कहते हैं कि सामना, मतलब कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या स्लम डवेलर्स हो गए, हाँ, ये लोग काफी सारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। फिर दूसरा और कौन से हो गए, और अगला कौन सा, अगला अगला जो ग्रुप आ गया उसका नाम है ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप्स को भी ऐसे परेशानियां उठानी पड़, ट्राइबल ग्रुप्स को भी क्या कहते हैं कि परेशानियां उठानी पड़ रही है। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स की परेशानियां उठानी पड़ रही है, तो वही लिखा हुआ है कि अदर ग्रुप है, जो ट्राइबल ग्रुप है या जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब होते हैं फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट होते हैं रिसोर्सेस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। मेनी ऑफ देम फेस थ्रेट्स, हाँ, उनको इस बात का खतरा महसूस करने लगते हैं टू दियर वे ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन हो रहा है वैसे वैसे जंगल कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जंगलों की कटाई हो रही है। हाँ, वैसे वैसे हाँ, लोग क्या कहते हैं कि जमीन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, हाँ, जंगल काट दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हाँ, प्रेशर फ्रॉम द कॉमर्शियल इंटरेस्ट, और बहुत सारे ऐसे भी जो हैं जो कॉमर्शियल, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कॉमर्शियल पर्पज की वजह से भी क्या होता है कि माइनिंग करने की वजह से क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को काट पीट दे रहे हैं, फॉरेस्ट और कोस्ट एरियाज को काट दे रहे हैं। एक प्रकार से इन लोगों के लिए भी बड़ा खतरा ये सारी चीजें बन रही है। एज डज द टूरिस्ट इंडस्ट्री, जैसे टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी क्या कहते हैं कि बहुत सारा ये खतरा है। गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम डेवलपमेंट करें या इनके राइट्स को देखें। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट दीज पीपल एंड दियर हैबिटेट। मतलब अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इन लोगों को बचाना भी है और साथ में डेवलपमेंट भी करना है। गवर्नमेंट ये सोच रही है हमें इन लोगों को बचाना भी है और इनका डेवलपमेंट भी करना है। तो ये दोनों साथ साथ में कैसे होगा, इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट भी थोड़ा सा परेशान है। इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट भी परेशान है। तो यानी कि हाँ, और ये अच्छा, अगर ये जंगल कटेंगे तो क्या केवल और केवल, मुझे बताओ, जंगल कटेंगे क्या जंगल में रहने वालों को ही क्या अफेक्ट होगा? क्या नहीं, जंगल कटेगा तो फिर जंगल के साथ साथ में जो लोग बाहर रहने वाले लोग हैं उनको भी अफेक्ट होगा। यानी कि क्या होता है कि दिस इज एन इश्यू अफेक्ट्स ऑल सिटीजन नॉट जस्ट ट्राइबल पीपल। ये जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है, और ये कहते हैं कि फॉरेस्ट कटिंग का जो प्रॉब्लम है, ये दोनों लोगों का प्रॉब्लम है, जो जंगल में है और जो जंगल में नहीं है, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या बताया, अभी हमने तीन केसेस पढ़े। पहला केस पढ़ा था, ये जो थे स्लम, क्या नाम है कि क्या कहते हैं कि स्लम ड्वेलर्स की बात, स्लम ड्वेलर्स। फिर दूसरा केस हमने पढ़ा स्लम ड्वेलर्स के बाद में हमने पढ़ा कि कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर ली। अभी हमने पढ़ी है ट्राइबल ग्रुप्स एंड क्या कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात की। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग जो थे, इक्वल राइट इनको मिल पा रहा था क्या? कहीं ना कहीं इनको इक्वल राइट नहीं मिल पा रहा है। तो सिटीजनशिप, अगर ये लोग भी सिटीजन हैं, जब सिटीजन है तो इनको भी इक्वल राइट मिलने का पूरा अधिकार है। हाँ, इनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इनको भी बेसिक राइट्स मिलनी चाहिए, बेसिक राइट्स मिलनी चाहिए, और साथ में एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड, इनको सरकार को बेसिक राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो इनके रहने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है लिविंग के लिए, वो इनको प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को। ठीक है, स्लम डवेलर्स हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो, अभी हमने देखा कि इनको कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ट्राई एंड इंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन कैन नॉट बी सिंपल मैटर फॉर एनी गवर्नमेंट। तो इनको देखने के बाद में पता चल रहा है कि क्या कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मे पीपल हैव डिफरेंट नीड्स,
तो अच्छा यहाँ पे ध्यान रख देना कि सभी क्या सबके नीड्स, अभी यहाँ पे इन तीनों के, ये जो तीनों हमने पढ़े तीनों के अलग अलग नीड्स हैं, ये तीनों ही लोगों के अलग अलग नीड्स हैं। स्लम डवेलर्स के अपने नीड्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के अपने नीड्स हैं, और ट्राइबल ग्रुप्स या फॉरेस्ट डवेलर्स के अपने नीड्स हैं। तो सबके, ऐसा नहीं है कि सबके सेम नीड्स होते हैं, सबके सेम नीड्स नहीं होते, सबके अपने अपने अलग अलग नीड्स होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि different people have different groups of people may have different needs and problems and rights of one group may conflict with rights of another। अब देखो क्या होता है कि जब हम किसी की राइट्स की बात कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक राइट, एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति के राइट को क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट भी करता है। एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति के राइट को कॉन्फ्लिक्ट भी करता है। इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन नीड नॉट मीन दैट अन यूनिफॉर्म पॉलिसीज। इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं होता, इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं होता कि सबके लिए सेम पॉलिसी हो। इक्वल राइट का मतलब ये नहीं होता कि सबके लिए सेम पॉलिसी है और सब पे अप्लाई होगा। ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि इक्वल राइट का क्या ये मतलब होता है कि सब जगह सबके ऊपर सेम पॉलिसी अप्लाई पड़ेगी, नहीं। इक्वल राइट का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल राइट्स मतलब ये नहीं होता कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, हाँ सबके ऊपर यही सेम पॉलिसी लगाई जाएगी। अब क्योंकि डिफरेंट पीपल होते हैं, उनके अलग अलग नीड्स होती है, इसलिए इसलिए क्या कहते हैं कि इक्वल राइट्स का मतलब ये कभी नहीं हो सकता, इक्वल राइट का कभी ये मतलब नहीं हो सकता यूनिफॉर्म पॉलिसी, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अलग अलग नीड्स होते हैं। इट इज नॉट द पर्पज जस्ट टू मेक पॉलिसीज विच वुड अप्लाई इन सेम वे टू ऑल पीपल। तो कह रहे हैं कि इफ द पर्पज इज नॉट जस्ट टू मेक पॉलिसी, यानी कि हमें क्या कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो सबके लिए सेम हो, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो मतलब कि क्या कहते हैं कि जो सबके नीड को फुलफिल करे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम हो, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो सबके नीड को फुलफिल कर सके, ना कि जो सबके लिए मतलब कि सेम हो, ठीक है। बट टू मेक पीपल मोर इक्वल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिसीज होती है लोगों को इक्वल बनाने की कोशिश करती है। पॉलिसी में क्या होता है कि लोगों को इक्वल बनाने में कोशिश करती है। द डिफरेंट नीड्स और क्लेम्स ऑफ पीपल वुड हैव टू बी टेकन इनटू द अकाउंट व्हेन फ्रेमिंग पॉलिसी। तो जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो क्या कहते हैं कि लोगों की अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। जब भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो लोगों की अलग अलग नीड्स को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हाँ केवल और केवल इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि क्या कहते हैं कि इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं होगा, इक्वल राइट्स का ये नहीं मतलब हो गया कि क्या कहते हैं कि सबके लिए इक्वल क्या कहते हैं कि वो हो जाए, क्या नाम है कि इक्वली अधिकार मिले। अधिकार मिलने की बात नहीं है, यहाँ पे बात इस बात की है कि भैया सबको क्या कहते हैं कि क्या मिलना चाहिए, अधिकार की बात नहीं है यहाँ पे, सबके लिए अधिकार की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इक्वल राइट्स का मतलब ये हो गया कि इक्वल राइट्स का मतलब ये हो गया कि सब लोगों को हमें इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, सब लोगों को इक्वल बनाना है, ताकि जब हम पॉलिसी बना रहे हैं, जब हम कोई भी पॉलिसी बना रहे होंगे तो डिफरेंट पीपल के नीड्स को भी हम कंसीडर करें। जब भी हम कोई पॉलिसी बना रहे होंगे तो सभी लोगों के नीड्स को भी कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना होता है कि सभी लोगों के नीड्स को कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल की इक्वलिटी का मतलब सबको लिए सेम प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे बार बार समझाना पड़ा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इक्वल राइट्स फॉर सिटीजंस नीड नॉट मीन दैट यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैव टू बी अप्लाइड टू ऑल पीपल। सबके ऊपर सेम पॉलिसी अप्लाई करना है इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स होते हैं, अलग अलग लोगों के नीड्स होते हैं। इफ द पर्पज इज नॉट जस्ट टू मेक हाँ पॉलिसीज विच वुड अप्लाई इन द सेम वे टू ऑल पीपल, तो मतलब कि हाँ, यानी कि यहाँ पे पर्पज ये नहीं होता, यहाँ पे पर्पज ये नहीं होता कि एक हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो सबके ऊपर अप्लाई हो, बल्कि यहाँ पे पर्पज तो ये होता है कि हमें लोगों को इक्वल बनाना है। हमें क्या बनाना है, लोगों को इक्वल बनाना है, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है। तो इसलिए द डिफरेंट नीड्स एंड क्लेम्स ऑफ पीपल वुड हैव टू बी टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ फ्रेमिंग पॉलिसी। तो जब हम पॉलिसी बना रहे होंगे तो लोगों के अलग अलग नीड्स को भी ध्यान में रखना होगा, लोगों के अलग अलग टाइप के नीड्स को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया। What should become clear from this discussion is changes in the world situation। तो देखो क्या होता है कि अभी तक जो हमने बात की है इससे पता चलता है कि वर्ल्ड में सिचुएशन मतलब कि जो चेंजेस होते रहते हैं, वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कैसे कैसे चेंजेस होते रहते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस होते रहते हैं, वर्ल्ड सिचुएशन में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी कहीं पे वार चलने लगता है तो कहीं पे कुछ होते रहता है, ठीक है। एंड सोसाइटी डिमांड न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ मीनिंग एंड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो देखो क्या होता है कि राइट्स का जो क्या कहते हैं कि राइट्स का मीनिंग कभी भी सेम नहीं होता,
राइट्स का मीनिंग भी क्या कहते हैं कि राइट्स का मीनिंग जो हो गया या राइट्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, समय समय के साथ में चेंजेस होते हैं। समझ में आया नहीं समझ में? ठीक है। एंड सोसाइटी डिमांड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो सिटीजनशिप का अलग अलग टाइम पे मतलब भी बदलता रहता है, उनके इंटरप्रिटेशंस भी अलग अलग होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी, ठीक है। द फॉर्मल लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ओनली फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट। जो फॉर्मल लॉ जो होते हैं सिस्टम के, वही वो केवल और केवल स्टार्टिंग पॉइंट हो। जितने भी लॉ आप बनाते हो, लॉ केवल और केवल स्टार्टिंग पॉइंट है। लॉ तो केवल और केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक्चुअल प्रोसेस तो तब होता है जब इंटरप्रिटेशन होता है लॉ। ठीक है। लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो हमेशा चलता रहता है। लॉ का इंटरप्रिटेशन हमेशा चलता रहता है। लॉ तो एक प्रकार से जब लॉ बनाया जाता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बाकी उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन तो मतलब होता है उसकी व्याख्या, उसका मतलब, उसके लॉ का मतलब समय समय के साथ में चेंज होता रहता है। उस उसी लाइन का मतलब समय समय के साथ में चेंज होने लगता है। ठीक है। While answer to some of the problems which may arise may not be easy to find, the concept of equal citizenship would mean that providing equal rights and protection to all citizens should be one of the guiding principles. तो यानी कि जब हम बात करते हैं कि जब हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे होंगे, इक्वल सिटीजनशिप का मतलब यही होता है कि कि सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना और सबको क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन देना। जब मैं इक्वल सिटीजनशिप की बात करूंगा, इक्वल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि सबको क्या कहते हैं कि सबको राइट्स प्रोवाइड करना, इक्वल राइट प्रोवाइड करना और सबको प्रोटेक्ट करना, सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। ये भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, क्या सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और सबको क्या कहते हैं कि उनके अधिकार मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक, ये देखिए, सिटीजनशिप एंड राइट्स। सिटीजनशिप एंड राइट्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिटीजनशिप इक्वलिटी एंड राइट्स, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे टीएच मार्शल, टीएच मार्शल एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट। हाँ, टीएच मार्शल एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो जो सिटीजनशिप है वो केवल और केवल लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या सिटीजनशिप है वो केवल और केवल एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने ये बताया कि जो सिटीजनशिप है भैया, ये केवल एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बल्कि लिखा हुआ है कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लार्जर नोशंस ऑफ इक्वलिटी एंड राइट्स। तो देखो टीएच मार्शल ने क्या बोला, टीएच मार्शल, टीएच मार्शल ने क्या बोला। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टीएच मार्शल ने क्या बोला था कि ये क्या थे, एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सिटीजनशिप केवल और केवल लीगल कॉन्सेप्ट नहीं। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप इज नॉट ओनली लीगल कॉन्सेप्ट, ये केवल एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट ऑल्सो, इट ऑल्सो रिलेटेड टू लार्जर नोशंस ऑफ इक्वलिटी एंड राइट्स। लार्जर नोशंस, नोशंस का मतलब कॉन्सेप्ट होता है ये, लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड राइट्स। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि टीएच मार्शल जी के कहने का मतलब ये है, ये जो सिटीजनशिप है ना वो किससे रिलेटेड है, इक्वलिटी एंड राइट्स। ये इनके कहने का मतलब है कि जो सिटीजनशिप है वो किससे रिलेटेड है, इक्वलिटी एंड राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप है वो किससे रिलेटेड है, इक्वलिटी से और राइट्स से रिलेटेड। ओके, इतना बात समझ में। अ वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप वाज प्रोवाइडेड बाय, तो वही अभी मैंने बताया, ये इन्होंने बताया। मार्शल डिफाइंड सिटीजनशिप एज ए स्टेटस restored। तो इन्होंने सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन किया, द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू मार्शल। ठीक है।
मैंने बोला डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप क्या है, इन्होंने क्या बता रखा है? इन्होंने बता रखा है कि अ स्टेटस, सिटीजनशिप इज अ स्टेटस, सिटीजनशिप इज अ स्टेटस bestowed on the bestowed on those bestowed on those who are full members, who are full members of a community, of a community। एक मिनट। हाँ तो हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मार्शल, टीएच मार्शल, अकॉर्डिंग टू टीएच मार्शल हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया है कि डेफिनेशन क्या होता है, सिटीजनशिप इज स्टेटस बेस्टोड ऑन दो हु आर फुल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। हाँ, इसके जो फुल मेंबर्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी के उनके भी। और और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल हु पोसेसेस द स्टेटस आर इक्वल, इक्वल विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू राइट्स एंड ड्यूटीज, with respect to rights and duties with which the status is endowed, with which the status is endowed। देखो इन्होंने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है। ये सबसे पहला चीज तो इन्होंने क्या बताया था कि जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप केवल और केवल इतना नहीं है, सिटीजनशिप केवल और केवल इतना नहीं है कि सिटीजनशिप का केवल और केवल इतना मतलब नहीं था भैया कि लोगों को, ना, सिटीजनशिप का केवल और केवल इतना नहीं मतलब था कि वो लीगल कॉन्सेप्ट इनको बता दिए गए, बल्कि ये इक्वलिटी के साथ भी रिलेटेड है और राइट्स के साथ भी रिलेटेड है। जो सिटीजनशिप है वो इक्वलिटी और राइट्स दोनों के साथ रिलेटेड है। कैसे? इन्होंने बताया कि सिटीजनशिप एक स्टेटस है, एक स्टेटस है जो दिया गया है। किन लोगों को दिया गया है? उन लोगों को दिया गया है। सिटीजनशिप एक स्टेटस है जो उन लोगों को दिया गया है जो क्या है, फुल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, जो फुल मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के, ठीक है। ऑल दोज हु पॉसेस द स्टेटस आर इक्वल विद रेस्पेक्ट। जितने लोगों के पास में सिटीजनशिप है, जितने लोगों के पास में सिटीजनशिप है, वो राइट्स के उनके इक्वल राइट्स होंगे और उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, जिनको भी क्या कहते हैं कि जितने भी लोगों को क्या कहते हैं कि क्या मिला हुआ है, ये सिटीजनशिप मिला हुआ है, उनके पास में क्या कहते हैं इक्वल राइट्स हैं। क्या, उनके पास में इक्वल राइट्स हैं और साथ में उनकी इक्वल ड्यूटीज हैं। ये बातें इन्होंने बताई, ठीक है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो किसकी था? इक्वलिटी की। इक्वलिटी, इक्वलिटी में ये बताना चाहते हैं कि दैट क्वालिटी ऑफ गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज इंप्रूव। इन्होंने कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ गिवन राइट्स एंड इम्प्लाई टू थिंग्स। फर्स्ट, दैट क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव, इसमें क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ राइट्स और ड्यूटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। सेकंड, इन्होंने बताया क्वांटिटी ऑफ पीपल अपॉन whom दे आर bestowed ग्रोथ। और धीरे धीरे क्या होता है कि क्वांटिटी भी लोगों की क्या करती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाती है कि कितने लोगों को सिटीजनशिप मिली है इसके साथ में, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं कि इक्वलिटी देते जाओगे, जितना इक्वलिटी भी देते जाओगे, उतना ही क्वांटिटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये बातें
पे इन्होंने फोकस किया था, इस पे इन्होंने फोकस किया था, ठीक है। मार्शल सिटीजनशिप इन्वॉल्विंग थ्री काइंड्स ऑफ राइट्स, उन्होंने सिटीजनशिप को तीन टाइप्स ऑफ राइट्स में देखा। मार्शल ने देखा कि जो सिटीजनशिप है उसमें तीन काइंड्स ऑफ राइट्स होते हैं, एक सिविल राइट्स होता है, एक पॉलिटिकल राइट्स होता है, एक सोशल राइट्स होता है। तो यानी कि जो सिटीजनशिप के पास में कितने राइट्स होते हैं, सिटीजनशिप में क्या होता है, कौन कौन से राइट्स इन्वॉल्व है, तीन राइट्स इन्वॉल्व है। सिटीजनशिप में कौन कौन से राइट्स तीन इन्वॉल्व है, एक सिविल राइट्स इन्वॉल्व है, एक पॉलिटिकल राइट्स इन्वॉल्व है, और एक कहते हैं कि सोशल राइट्स इन्वॉल्व है। जो सिविल राइट्स होते हैं वो लोगों के इंडिविजुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या जो सिविल राइट्स हैं वो लोगों की इंडिविजुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पे जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो लोगों को वोट देने में सहायता करते हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस में सहायता करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की सहायता करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में वोट दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ये सारी बातें किसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं, वो किसकी सहायता से हो सकती है, वो हो सकती है पॉलिटिकल राइट्स की सहायता से। वो किसकी सहायता से हो सकती है, पॉलिटिकल राइट्स की सहायता से। फिर एक तीसरा और आता है, तीसरा आता है सोशल राइट्स गिव द इंडिविजुअल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो सोशल राइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे को एजुकेशन मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ये तीनों ही मिलकर के किसी भी पर्सन के जो लाइफ को जीने में सहायता करते हैं, ताकि इन तीनों की सहायता से जितना मतलब सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, और सिविल राइट्स अगर मिल जाती है, पॉलिटिकल राइट्स मिल जाती है और सोशल राइट मिल जाती है, तो किसी भी सिटीजन को उसकी लाइफ वो डिग्निटी के साथ में अपनी लाइफ जी सकता है, वो सम्मान भरा जीवन जी सकता है, अगर उसको कहते हैं कि ये तीनों राइट्स मिल जाए, ठीक है। तो मार्शल्स और सोशल क्लास अ सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी, उन्होंने देखा कि जो सोशल क्लास है वहां पे बहुत सारी इनइक्वलिटी है, ठीक है। मार्शल ने देखा कि जो सोशल क्लास है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है, जो सिटीजनशिप है उस इनइक्वलिटी को दूर से कर सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मार्शल ने देखा कि जो सिटीजनशिप है वो इक्वलिटी को इंश्योर करता है। सिटीजनशिप क्या इंश्योर करता है, इक्वलिटी को इंश्योर करता है। वो क्या करता है कि जो डाइवर्स, हाँ, जो डाइवर्स इफेक्ट है, जो क्लास हायरार्की है, मतलब कि जो अलग अलग क्लास में डिवाइड है, मतलब अलग अलग लेवल में डिवाइड है, वो इक्वलिटी कौन ला देता है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप सबको इक्वल ला देता है। इतना बात समझ में है ना। यानी कि सिटीजनशिप क्या करता है, सिटीजनशिप क्या करता है कि बेटर इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनियस कम्युनिटी बना देता है। सिटीजनशिप क्या करता है कि एक बढ़िया से जुड़ी हुई कम्युनिटी और हार्मोनियस कम्युनिटी बना देता है, ठीक है। इतना बात तो समझ में है कि टीएच मार्शल के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसी थी, टीएच मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब अगला आता है सिटीजनशिप एंड राइट्स। देखो यहीं पे हम पढ़ रहे थे सिटीजनशिप, इक्वलिटी एंड राइट्स, यही तो हम पढ़ रहे थे, सिटीजनशिप, इक्वलिटी और राइट्स की बात कर रहे थे। तो अभी वहां पे हमने पढ़ा था वो केवल और केवल लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिटीजनशिप, इक्वलिटी और राइट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। वो तो हमने टीएच मार्शल के अकॉर्डिंग देखी। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया में एक केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गिव एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिकॉर्डिंग द राइट्स ऑफ स्लम डवेलर्स इन बॉम्बे। बॉम्बे में जो सब स्लम डवेलर्स थे उसके लिए क्या कहते हैं कि एक पीआईएल फाइल की गई। कि किसने फाइल की थी, सोशल एक्टिविस्ट ने फाइल की थी, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट ने क्या कहते हैं कि पीआईएल फाइल की थी, इसलिए फाइल की थी। इनका नाम क्या था, ओल्गा टेलिस। ओल्गा टेलिस एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने क्या कहते हैं कि पीआईएल फाइल की थी, किसके अगेंस्ट, बीएमसी के अगेंस्ट। बीएमसी मतलब होता है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, मतलब कि जो बीएमसी था इसके अगेंस्ट 1985 में ओल्गा टेलिस ने क्या किया कि जो बॉम्बे स्वर्ण डीलर्स के लिए पीआईएल फाइल, याद करो पीआईएल पढ़ा रखा था। पीआईएल तब फाइल किया जाता है जब, याद करो जब मैंने बताया था, जब किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट या किसी भी पर्सन का राइट छीना जा रहा है, तो वो तो खुद तो सुप्रीम कोर्ट जा ही सकता है। फंडामेंटल राइट्स अगर किसी भी पर्सन का छीना जा रहा है तो वो कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद जा सकता है, वो खुद जा सकता है सेल्फ। लेकिन अगर मान लो वो एबल नहीं है जा सकने की, तो फिर क्या कहते हैं कि कोई अदर पर्सन जाता है, कोई भी अदर पर्सन भी जा सकता है, अदर पर्सन भी क्या कहते हैं कि केस कर सकता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो वो अदर पर्सन जब किसी भी, हाँ, दूसरे के लिए जब जाता है तो इसको बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अभी यहाँ पे जो केस है ओलिगा टेलिस, हाँ, ओलिगा टेलिस ने क्या किया, एक केस किया, किसके अगेंस्ट किया, किसके अगेंस्ट किया था बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अब किसके लिए किया था, किसके लिए किया था, स्लम डवेलर्स की तरफ से, स्लम डवेलर की तरफ से उन्होंने बीएमसी के अगेंस्ट केस किया 1985 में। स्लम डवेलर्स की तरफ से बीएमसी में क्या कहते हैं कि बीएमसी के खिलाफ क्या कहते हैं कि केस किया था, बीएमसी के खिलाफ केस किया था। तो ठीक है, द पिटिशन क्लेम्ड दैट राइट टू लिव ऑफ द ऑन द पेवमेंट्स और इन स्लम्स बिकॉज देयर वाज, तो यानी कि जो पिटिशन ने क्लेम किया था राइट टू लिव
on the pavements or in slums because there was no alternative accommodation available close to their place of work। तो उसमें केस ये किया गया था कि लोगों को स्लम में इसलिए रहना पड़ रहा है, लोगों को यहाँ पे इसलिए रहना पड़ रहा है, पेवमेंट्स पे इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि ये स्लम डवेलपर्स स्लम में क्यों रह रहे हैं, ये पेवमेंट्स में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि बीएमसी ने उनको कोई भी मतलब कि क्या कहते हैं कि राइट टू अकोमोडेट बढ़िया से उनको कोई अकोमोडेशन नहीं दिया है। उनके काम के जहाँ पे वो काम करते हैं उनके पास उनके लिए रहने की जगह नहीं है, सही से रहने की जगह नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है स्लम वगैरह में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि उनके लिए कोई अल्टरनेटिव अकोमोडेशन नहीं है, कोई भी रहने का जगह नहीं है। जब वो रहने का जगह नहीं है सही से, तो उनके काम करने की जगह पे जहाँ पे वो काम करते हैं उस आसपास एरिया में उनके लिए रहने की जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग सही से क्या कहते हैं कि उनके लिए फिर क्या कहते हैं कि सही सुविधा दे, उसके लिए सही सुविधा कौन नहीं प्रोवाइड करा पा रही, बीएमसी नहीं करा पा रही। ठीक है, इफ दे वर फोर्स्ड टू मूव दे वुड लूज देयर लाइवलीहुड। अगर वो उनको इस स्लम से हटा दिया जाएगा, इस पेवमेंट से हटा दिया जाएगा, अगर इनको इस स्लम से हटा दिया जाएगा, इस पेवमेंट से हटा दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका राइट टू लाइवलीहुड चला जाएगा, उनका राइट टू लाइवलीहुड छीन लिया जाएगा, यानी कि वो लोग अपने जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जहाँ पे काम करते हैं उसी के आसपास तो रहेंगे। तो इसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जस्टिस सुनाया। उन्होंने कहा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद करो आर्टिकल नंबर 21 बताया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 क्या बता रखा है, आर्टिकल नंबर 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यही था ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तो ये है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये कहाँ पे मिलता है, आर्टिकल नंबर 21 में। तो इन्होंने कहा कि ये राइट टू लाइफ तो देता ही देता है, लेकिन इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इन्होंने इसमें डिसाइड कर दिया 1985 में ही ये बता दिया गया कि भाई जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड है। देयरफॉर इफ द पेवमेंट ड्वेलर्स, जो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो उनको खाली कराया जाता है तो उनको पहले क्या कहते हैं कि प्रॉपर अकोमोडेशन देना होगा। अगर वो प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको हटाया तभी जा सकता है जब तक उनको प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता था। ये बात क्या कहते हैं कि बोली, ये बात बोली गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं क्या नहीं बताना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कहते हैं कि यहाँ तक समझ लिया। ठीक है, तो यानी कि जब हम बात करते हैं कि ऐसे एक केस और है, ऐसे ही एक केस है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे का एक केस देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं, जिम्बाब्वे एक अफ्रीका में कंट्री है, जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका में कंट्री है। यहाँ पे देखा गया कि सम 400, हाँ इतने वाइट थे, याद करो जिम्बाब्वे में क्या है, इतने वाइट फैमिलीज हैं जिनके पास 32% एग्रीकल्चरल लैंड है, और क्या कहते हैं कि 10 मिलियन हेक्टेयर। वहीं पे क्या कहते हैं कि 1 मिलियन ब्लैक लोग। देखो जिम्बाब्वे में व्हाइट लोग कितने हैं, लगभग लगभग समझ लो कि 5,000, मैं तो मान ले रहा हूँ 5,000 लोग, और वहीं पे 10 लाख लोग हैं ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल के पास में केवल और केवल 38% लैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल्ड, जो व्हाइट पीपल के पास में, व्हाइट पीपल के पास में जो फैमिली है, जो व्हाइट फैमिलीज के पास में जो भी लैंड है वो फर्टाइल है, इरिगेटेड है। हाँ, और जो ब्लैक के पास में है वो क्या कहते हैं, लेस फर्टाइल और अनइरिगेटेड, वो ज्यादा सिंचाई वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा समझना, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इस कहानी में लिखा हुआ है इसमें बताया हुआ है कि जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एक देश है, कहाँ पे देश है ये, अफ्रीका का कंट्री है। जिम्बाब्वे के कहते हैं कि अफ्रीका का एक देश है, जिसमें क्या होता है कि जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एक देश है जिसमें क्या कहते हैं कि व्हाइट लोग हैं और क्या कहते हैं कि ब्लैक लोग हैं। जो व्हाइट लोग हैं, जो व्हाइट फैमिलीज हैं, ये लगभग लगभग 5,000 के आसपास, ये लगभग लगभग कितने 10 मिलियन के पास, 10 मिलियन, 1 लाख, 10 लाख के लोग आसपास, 10 लाख फैमिलीज है। हाँ, 10 लाख फैमिलीज है, और यहाँ पे देखो क्या है, इनके पास में 32% जमीन है, इनके पास 32% जमीन है, इनके पास 38% जमीन है। इनकी जो जमीन है वो फर्टाइल है, फर्टाइल है, इरिगेटेड के पास इरिगेशन आराम से अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इरिगेशन आराम से अवेलेबल है मतलब सिंचाई की सुविधा है। यहाँ पे अनइरिगेटेड क्या कहते हैं कि ये जो है इनके पास जो है जिन क्या कहते हैं कि ये लेस फर्टाइल, कैसी है, लेस फर्टाइल है, और अनइरिगेटेड है, मतलब कि पानी की सुविधा भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। तो यानी कि और ये इन्होंने कैसे लिया था, इन्हीं ब्लैक, जब ये लोग आए थे, व्हाइट पीपल आए थे दूसरे देश से, यूरोप से, तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्हीं ब्लैक पीपल से ये सारी चीजें छीन ली थी, ये ब्लैक पीपल से छीन ली थी। तो फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पे
यानी कि फिर बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे 1997 में एक प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के, इनका नाम था मुगाबे। इन्होंने अनाउंस किया था कि हम क्या करेंगे, टेक ओवर अराउंड 1500 फॉर्म्स। हम इन अंग्रेजों से क्या कहते हैं कि जो मतलब गोरे लोग हैं, इनसे हम क्या कहते हैं कि इनसे ये 1500 फॉर्म छीन लेंगे। तो ये सारी बातें की गई थी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी, सिटीजनशिप के लिए इक्वलिटी, राइट्स और दोनों ही जरूरी है, इक्वलिटी के साथ साथ में राइट्स भी जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बाकी हम क्या कहते हैं कि जो भी बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।